आदाब। खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मगरबी बंगाल में ममता को लग सकता है झटका। एग्जिट पोल्स में बीजेपी को इख्तिदार की पेशकश। असम में मुसलसिल तीसरी मर्तबा बीजेपी को बढ़तरी। हुक्मरान जमात को 85 से 95 सीटें मिलने का इम्कान। तमिलनाडु की आवाम ने यूडीएफ और स्टालिन पर जताया यकीन। बीजेपी और टीवी के असर दिखाने में नाकाम। पिनराई विजयन का इख्तिदार खतरे में। केरला में कांग्रेस ज़ेरे क़ियादत इत्तेहाद की हुकूमत मुतवक्को। कर्नाटक में अस्पताल की दीवार गिरने से 3 बच्चों समेत 7 अफराद हलाक। लवाहिकीन को फीकस 5 लाख रुपये और जख्मियों का मुफ्त इलाज करने चीफ मिनिस्टर का ऐलान। और कशीदगी कम करने ईरान समझदारी से ले काम। ट्रंप का मशवरा। ईरान के इंतहाई संगीन हालात में होने का अमेरिकी सदर ने किया दावा। तमिलनाडु, केरला, मगरबी बंगाल, आसाम और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके पुडुचेरी में असेंबली इंतखाबात मुकम्मल होने के साथ ही आज एग्जिट पोल्स जारी कर दिए गए। वोटिंग के अख्ताम के साथ ही एग्जिट पोल्स ने सियासी हलचल मचा दी है, जो नताइज के ऐलान से पहले ही नताइज की एक झलक पेश करते हैं। एक एग्जिट पोल के मुताबिक मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की 15 साला हुक्मरानी खत्म होती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल ने पेशनगोई की है कि बीजेपी रियासत में अक्सरियत की जादुई तादाद को उबूर कर लेगी। एग्जिट पोल के मुताबिक रियासत में बीजेपी और टीएमसी के दरमियान सख्त मुकाबला है, जिसमें बीजेपी के अक्सरियती नंबर को उबूर करने का इम्कान है और इसी दौरान ममता बनर्जी की टीएमसी की सीटें निस्फ तक कम हो सकती हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी 146 से 161 सीटें जीत सकती है, जबकि टीएमसी 125 से 140 सीटें जीत सकती है। बाएं बाजू की जमातों और कांग्रेस समेत दीगर जमातों को 6 से 10 सीटें हासिल हो सकती हैं। रियासत में अक्सरियत के लिए जादुई नंबर 148 सीटें हैं और यहां बीजेपी न सिर्फ अपनी सीटें बढ़ाने में कामयाब दिखाई दे रही है, बल्कि अपने वोट शेयर में नुमाया इजाफे के साथ इख्तिदार हासिल करने के लिए भी तैयार नजर आती है। बीजेपी को 42% वोट हासिल करने का अंदाजा है, जबकि टीएमसी को तकरीबन 40% वोट मिलने का इम्कान है। दूसरों के 16% से ज्यादा हासिल करने का इम्कान है। मगरबी बंगाल की तरह आसाम में भी एग्जिट पोल्स में बीजेपी को अक्सरियत मिलने का दावा किया गया है। मुख्तलिफ एग्जिट पोल्स के मुताबिक आसाम में बीजेपी इत्तेहाद को 85 से 95 सीटें जीतने का इम्कान है और इसी तरह कांग्रेस और इसके इत्तेहादियों को 25 से 32 सीटें मिलने का इम्कान जाहिर किया गया, जबकि दीगर को 6 से 12 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल्स के मुताबिक इस मरतबा कांग्रेस इत्तेहादी जमातों की सीटें कम हो सकती हैं। जनूबी रियासत तमिलनाडु में बीजेपी का ख्वाब एक मरतबा फिर चुकनाचूर हो गया है। मुतादिद एग्जिट पोल्स के मुताबिक तमिलनाडु में डीएमके ज़ेरे क़ियादत इत्तेहाद को 148 से 168 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अपोजिशन एआईएडीएमके और इसकी इत्तेहादी जमातें महज 61 से 81 सीटें जीत सकती हैं। दीगर जमातों को 109 सीटें मिलने का अंदाजा लगाया गया। और इसी दौरान केरला में चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन की हुकूमत को धक्का लग सकता है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक केरला में कांग्रेस की मखलूत हुकूमत बनने की पेशकयासी की गई है। बीजेपी को कोई खास फायदा नहीं होगा। बीजेपी इत्तेहाद को ज्यादा से ज्यादा 3 सीटें मिल सकती हैं। इसी दौरान कांग्रेस ज़ेरे क़ियादत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ को 78 से 90 नशिस्तें मिलने का इम्कान है, जबकि एलडीएफ को
सिर्फ 49 से 62 नशिस्तें मिल सकती हैं। डीएमके के तर्जुमान सरवानन अन्ना दोराई ने तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात से मुतालिक एग्जिट पोल्स पर अपना रद्देमल जाहिर किया। अन्ना दोराई ने कहा कि डीएमके को 180 सीटें मिल सकती हैं। उन्होंने कहा कि टीवीके से हमें कुछ नुकसान नहीं हुआ, बल्कि टीवीके ने एआईएडीएमके की कीमत पर वोट हासिल कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि आवाम ने एक मरतबा फिर चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन की क़ियादत पर भरोसे का इजहार किया। The exit poll numbers are conservative. We are very confident that we will get more than 180 seats, and the percentage of votes we have polled will be much higher than what that has been predicted by these exit pollsters. And the difference between our party and the next party, which is going to poll the highest number, will be definitely around 5 and more. It's not going to be below 5%. That is the sense we have got from the ground, and that is what is going to happen. And we are comfortably going to form the next government, and Mr. M.K. Stalin, the rockstar chief minister of the state of Tamil Nadu, is going to be the next chief minister of the state of Tamil Nadu. See, TVK from the sense on the ground, they are performing better and at the expense of ADMK, to the detriment of ADMK. If they are getting a good number of votes, a good percentage of votes, they are directly taking away the votes of the ADMK party. And who's to be blamed? It is Mr. Edappadi Palanichami. He gave a go-by. He gave a free pass to Mr. Vijay to eat into the votes of the ADMK party. If Mr. Edappadi Palanichami had मगरबी बंगाल के एग्जिट पोल्स को लेकर बीजेपी कायदीन में काफी जोश व खरोश दिखाई दे रहा है और पार्टी कायदीन ने कहा है कि तवक्को के मुताबिक बीजेपी की हुकूमत बनने वाली है। और इसी दौरान बीजेपी के सीनियर लीडर समक भट्टाचार्य और मरकजी वजीर सुकांता मजमदार ने एग्जिट पोल्स पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि 4 मई को दीदी चली जाएगी। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चेहरे पर कहा कि हुकूमत बनने के बाद इस सिलसिले में फैसला किया जाएगा। सरकार आ चुके हैं, 4 मई दीदी गई। हम लोग तो पहले से ये पोल करा रहे थे। जिस चुनाव का नैरेटिव पिछले 15 दिन में पूरा चेंज हो गया, जनता वर्सेस ममता, नो वोट टू ममता। पश्चिम बंगाल की आम जनता तृणमूल नाम कर ये जो श्राप था, इससे मुक्ति पाना चाहता और उसको मुक्ति मिल गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव नहीं लड़ा और पिछले कुछ दिनों से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सारे विधायक को चुनकर आने दीजिए, वो जिसको नेता बनाएंगे उसका ऊपर हमारा जो संसदीय बोर्ड है वो मोहर लगाएंगे, उसी को आप मुख्यमंत्री रूप में देखेंगे। परिवर्तन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। टीएमसी का जो फ्रस्ट्रेशन है उसका ही एक्सप्रेशन बाहर आ रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। कहीं पे भी सेंट्रल फोर्स बूथ के अंदर घुस के वोटिंग कराया क्या? टीएमसी का तो ऐसा आरोप नहीं है। कहीं पे जमावड़ा हो रहा है तो सेंट्रल फोर्स, तो इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया कि 4 आदमी से ज्यादा एक जगह पे कोई नहीं बैठेगा, तो सेंट्रल फोर्स तो वही नियम मानेगा ना जो इलेक्शन कमीशन ने नियम बनाया है। भारत के किसी भी राज्य में ऐसा नहीं होता कि 20-25 लोग बूथ के 300 मीटर दूर खड़े होके दादागिरी मर रहे हैं। एक बंदा जो काउंसिलर है वो रास्ते के बीच में चेयर लेके बैठा हुआ है लोगों को डराने के लिए। जमींदारी समझा है क्या? इलेक्शन कमीशन ने जो किया वो सही किया। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट मनोज तिवारी ने मगरबी बंगाल में बीजेपी हुकूमत बनने से मुतालिक एग्जिट पोल्स की रिपोर्ट पर अपना रद्देमल जाहिर करते हुए कहा कि जब पहले मरहले में बम्पर पोलिंग हुई उस वक्त हमने अंदाजा कर लिया था कि बंगाल में बीजेपी की हुकूमत बनने वाली है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि मगरबी बंगाल में बीजेपी को 180 से ज्यादा असेंबली सीटें हासिल होंगी। बीजेपी एमपी ने आसाम के एग्जिट पोल्स पर भी मसरत का इजहार किया। क्योंकि पश्चिम बंगाल का सिचुएशन ऐसा था कि मैक्सिमम लोग नेक टू नेक बोल रहे थे, मगर हम नेक टू नेक नहीं मान रहे थे। हम बहुत ही अपर हैंड, जिस दिन पहले फेज में 92% प्लस की वोटिंग हुई उसी दिन हमें लग गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी। दूसरे और अंतिम जो फेज है वोटिंग का आज खत्म हुआ, उसके बाद फिर हम 90+ पे गए हैं वोटिंग। ये वोटिंग का मत प्रतिशत बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है। अब ऊपर से एग्जिट पोल जो आए हैं वो हमें, जैसा हम सोचते थे,
हालांकि हम जैसा सोचते थे उससे थोड़े से कम दिखा रहे हो आप लोग, मीडिया जो एग्जिट पोल लाए हैं। मेरा अनुमान है कि हम 180 प्लस तक जाएंगे, क्योंकि उसका कारण है। एक तो में 36 विधानसभा में प्रचार किया, 33-43 जगह गए। हम नरेंद्र मोदी जी की सभाएं देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का छोटे छोटे कामगारों के प्रति प्रेम देख रहे हैं, गंगा जी के प्रति प्रेम। ऐसा लगता है एक नरेंद्र मोदी जी के मन में एक तड़प है कि हम किसी तरह पश्चिम बंगाल को उसके अस्तित्व के अनुसार सजा के खड़ा करें। अमित शाह जी की मेहनत, नितिन नवीन जी का संगठन का सारा कार्य, अभी मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं आसाम और पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल से। देखिए, चूंकि कांग्रेस लीडर उदित राज ने एग्जिट पोल्स को मुस्तरद करते हुए कहा कि उनमें कोई सदाकत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने इंतखाबात में धांधलियों और SIR को भी निशाना बनाया। उदित राज ने कहा कि एग्जिट पोल्स को देखते हुए साबित हो गया है कि आसाम और दीगर मुकामात पर कितने शफाफ इंतखाबात हुए। उन्होंने कहा गुजरात बलदी इंतखाबात पर भी रद्देमल जाहिर करते हुए कि ऐसा जाहिर हो रहा है ये चीन और नॉर्थ कोरिया बन गया है। सीट 81 सीट में हेर फेर भी हुआ था, तो कितना फेयर चुनाव है यह भी सवाल आज खड़ा हो गया है। असम में कितना फेयर चुनाव है, या बंगाल या कहीं पर, कि SIR में जिस तरह से लोगों के नाम काट दिए गए हैं और इलेक्शन कमीशन की जो पक्षपाती रवैया है और धन का जो दुरुपयोग है और जो सेंट्रल फोर्सेस है जाकर के चुनाव कंडक्ट करा रही हैं, ऐसी परिस्थिति में कुछ भी है जीत सकते हैं। 730 सीटें गुजरात में लोकल बॉडीज में जीता है। क्या 730 सीटों पर कैंडिडेट नहीं मिले? 0 वोट पड़ा है, वोट हुआ ही नहीं वहाँ पर। ये तो चीन हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया गुजरात। तो एग्जिट पोल के बारे में कोई सत्यता नहीं होती है। बंगाल में कुछ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो दिख रहा है, क्योंकि वोट ऑफ परसेंटेज जितना हाई गया है, जो कि इतिहास में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। तो बंगाल में कुछ भी हो सकता है। और समाजवादी पार्टी लीडर फखरुल हसन चांद ने 5 रियासतों से मुतालिक एग्जिट पोल्स के नताइज को मुस्तरद कर दिया। फखरुल हसन चांद ने कहा कि बाज़ मीडिया इदारे जानबूझकर ऐसे नताइज दिखा रहे हैं। इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने 2024 के एग्जिट पोल्स को गलत साबित कर दिया था, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल्स ने SP को मामूली सीटें दिखाई थी, ताहम हमने 33 सीटें हासिल की थी। उन्होंने कहा कि 4 मई को नताइज एग्जिट पोल से मुख्तलिफ होंगे। इसका दाना उसका गाना, और ये बात समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कही थी, जब एग्जिट पोल 400 पार 400 पार 400 पार चिल्ला रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो बहुमत भी नहीं पा पाई थी। आज बैसाखी की सरकार है और समाजवादी पार्टी को जहां उत्तर प्रदेश में 3 और 4 सीट दिखाई जा रही थी, समाजवादी पार्टी ने अकेले 37 सीट जीती और गठबंधन मिला के 43 सीटें इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में जीती। तो जो जिसका दाना उसका गाना, जो जिसका दाना खाएगा उसका गाना गाएगा। तो एग्जिट पोल पे समाजवादी पार्टी समझती कि हमें कुछ भी नहीं कहना है। आदरणीय ममता बनर्जी जी बंगाल में सरकार बनाने फिर से जा रही हैं एक बार, और जिन राज्यों में भी सामान्य विचारधारा की सरकार, विचारधारा वाले दल हैं समाजवादी पार्टी के, वो सब अपनी अपनी सरकारें बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगी। देखिए, पश्चिम बंगाल में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी किसी भी लड़ाई में नहीं है। हाँ, वो मीडिया में लड़ाई में है, एग्जिट पोल में लड़ाई में है, और 2021 के विधानसभा चुनाव में भी वो मीडिया और एग्जिट पोल में लड़ाई में थी, बहुमत की सरकार बना रही थी। इस बार भी टीवी चैनलों पे और एग्जिट पोल पे वो सरकार बना रही है। लेकिन कर्नाटक के बेंगलुरु में शदीद बारिश की वजह से एक अस्पताल की दीवार गिर पड़ी, जिसके नतीजे में बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 बच्चे और 2 खवातीन शामिल हैं। इस हादसे में दीगर कई अफराद जख्मी हुए हैं, ताहम उनकी हालत मुस्तहकम है। और इसी दौरान कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया ने अस्पताल के अहाते की दीवार गिरने का मकाम का मुआयना किया, और इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सिद्धारामैया ने मरने वालों के अफराद खानदान को फीकस 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। इसके अलावा उन्होंने जख्मियों को मुफ्त इलाज फराहम करने की भी बात की।
7 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು 2 children out of 7 who died due to collapse of the wall, compound wall. 7 people have died. 7 people have died. Out of them, 2 are child. वजीर दिफा राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में अपने 48वें हम मनसब गेडो क्रोस्टियो के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे और एक बयान में वजारत दिफा ने आज कहा कि मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमा दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन से मुताल्लिक मुतअद्दिद उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। उनसे ये भी तवक्को की जाती है कि वो उभरते हुए सलामती के मंजरनामे के तनाजुर में इलाकाई और आलमी मसाइल पर तबादले ख्याल करेंगे। हिंदुस्तान ने मगरबी एशिया के बहरान के दरमियान अपने बहरी जहाज़ों की हिफाजत के बारे में तशवीश का इजहार करते हुए आबनाए हुर्मुज़ के जरिए महफूज और बिला रुकावट समंदरी गुजरगाह को जल्द अज जल्द बहाल करने पर जोर दिया। हिंदुस्तान ने इस बात पर भी जोर दिया है कि आबी गुजरगाहों की किसी भी मतलब बंदिश के आलमी मईशत पर बराह रास्त असरात मरतब होंगे और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में बहरी हदूद में आबी गुजरगाहों पर खुली बहस से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान की मुस्तकिल कफ़ीर योजना पटेल ने इस बात पर जोर दिया है कि हिंदुस्तान समंदरी सलामती और आबी गुजरगाहों के तहफ़्फ़ुज़ को आलमी सलामती और इक़्तिसादी खुशहाली के लिए ज़रूरी समझता है। पटेल ने बहरीन की कौंसिल प्रेसिडेंसी में मुनक़िदा बहस के दौरान कहा है कि एक बड़े तिजारती मुल्क के तौर पर हिंदुस्तान अपनाए हुर्मुज़ के जरिए तिजारती जहाज रानी को निशाना बनाने और मासूम सिविलियन अमले के अरकान को खतरे में डालने की शदीद मजम्मत करता है। Open debate. I would also like to thank the briefers for their insightful remarks. There have been major developments, particularly in the Middle East, since the last quarterly open debate in January this year. These developments have serious implications across domains: international peace and security, economic and energy security, food security, international trade, and global supply chains. Today's debate, therefore, could not have been more timely and relevant. For India, Middle East is our proximate neighborhood, and we have significant stakes in the security and stability of the region. Our trade and energy supply chains are strongly linked to this geography, with implications for economy and energy security. Almost 10 million Indians live and work in the Gulf region. Their safety and well-being are a key priority for us. Since the outbreak of the conflict in the region on 28 February, India has been guided by its consistent and categorical calls to हिंदुस्तानी वजारत पेट्रोलियम और कुदरती गैस ने एक मुहतात मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के ओपेक से निकलने के तवील मुद्दती असरात पर तबसरा करना कबल अज़ वक्त होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 1 मई 2026 से अपनी अलहदगी का ऐलान किया है, जिसका मकसद तवानाई के बहरान के बढ़ते हुए खदशात के दरमियान पैदावार में लचक और स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी में इजाफा करना है। वजारत पेट्रोलियम और कुदरती गैस ने कहा कि UAE कौमी मफादात के हुसूल के लिए ओपेक से अलहदगी अख्तियार कर रहा है, जिस पर हमारी नज़र बनी हुई है। That Japan is talking with Iran for taking out their vessels. So what action India is taking? So I would like to say here that we have been we have been discussing with Iran authorities through, of course, Ministry of External Affairs for taking out our vessels, and we were the top country to take out vessels from especially this LPG vessels from that area. So efforts are being made by India also. So it's not that. डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया है कशीदगी को खत्म करने के लिए वो समझदारी से काम ले। इसके अलावा ट्रंप ने दावा किया कि ईरान इंतहाई संगीन हालत में है और टूटने के करीब है। पेश इस सिलसिले में ये रिपोर्ट। मशरक़ी वस्ता की कशीदगी के दौरान सदर ट्रंप की जानिब मुतज़ाद बयानात का सिलसिला जारी है, मगर जंग कब खत्म होगी, अमन कब कायम होगा, उसका कुछ पता नहीं। हत्ता कि ये भी वाज़ेह नहीं कि जंग वाकई होगी या सिर्फ धमकियां ही चलती रहेंगी।
एक नई सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा है कि वो जल्द समझदारी से काम ले। इसके अलावा ट्रंप ने अपने प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ईरान ने उन्हें बताया है कि वो इंतहाई संगीन हालत में है, यानी स्टेट ऑफ कोलैप्स के करीब है। उनके मुताबिक ईरान चाहता है कि आबनाए हरमज को जल्द अज जल्द खोला जाए ताकि मुल्क की संगीन सूरत हाल को संभाला जा सके। ट्रंप ने कहा कि अभी तक ये वाजी नहीं है कि ईरान की क़ियादत किसके हाथ में है, लेकिन हकीकत ये है कि ट्रंप के मुतज़ाद बयानात का कोई ख़ास असर नज़र नहीं हो रहा है। गुज़िश्ता हफ्ता उन्होंने कहा था कि 3 दिन में ईरान की ऑयल पाइपलाइंस फट जाएंगी या तबाह हो जाएंगी, मगर 3 दिन गुजरने के बावजूद ऐसा कोई वाक़या अभी तक मंजर-ए-आम पर नहीं आया। ट्रंप का दावा था कि अमरीकी ब्लॉकेड की वजह से ईरान की तेल स्टोरेज करने की सलाहियत खत्म हो रही है, लेकिन ईरान ने इसको मुस्तरद कर दिया है। इसके बरखिलाफ ईरान ने भी आबनाए हरमज पर कंट्रोल सख्त कर दिया है। ईरान की तरफ से ये वाजे कर दिया गया है कि जब तक अमरीका अपना ब्लॉकेड खत्म नहीं करता, वो भी आबनाए हरमज नहीं खोलेगा, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। जेट फ्यूल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं और तकरीबन $200 फी बैरल तक पहुंच गई हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने खबरदार किया है कि यूरोप, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका में जेट फ्यूल की किल्लत पैदा हो रही है, जिससे एयरलाइंस को अपनी सर्विसेज बंद करनी पड़ सकती हैं या किराए में बेपनाह इजाफा हो सकता है। हिंदुस्तान में भी इसके असरात दिखाई देने लगे हैं। घरेलू परवाजों की किराए आसमान को छू रही हैं और मुल्क के कुछ शहरों में पेट्रोल और डीजल की किल्लत भी शुरू हो गई है। अब सूरत हाल ये है कि आबनाई हरमज में हजारों जहाज फंसे हुए हैं और अगर ब्लॉकेड खत्म भी हो जाए तो बारूदी सुरंगें हटाने में काफी वक्त लगेगा। अंदाजा है कि अगले 6 माह तक तेल की कीमतें मुस्तहकम नहीं होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। मशरिक़ वस्ता की कशीदा हालात और आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के नतीजे में आलमी तवानाई की सियासत में एक अहम मोड़ सामने आया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने तेल पैदा करने वाली आलमी तंजीम ओपेक से अलहदगी इख्तियार करने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद UAE अपनी ज़रूरत के मुताबिक तेल की पैदावार कर सकता है और बरामदात के साथ साथ कीमतों का तयन खुद कर सकता है। पेश इस सिलसिले में ये रिपोर्ट आप देखिए और हमें दें इजाज़त। आदाब। मुत्तहिदा अरब इमारात ने ओपेक और ओपेक प्लस इत्तेहाद से जुमा के दिन अलग होने का फैसला किया है, जो तकरीबन 60 साल बाद एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। ओपेक एक ऐसी तंजीम है जिसमें दुनिया के सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाले ममालिक शामिल है और ये तेल की कीमतों, पैदावार और एक्सपोर्ट को कंट्रोल करती है। UAE के इस फैसले की एक बड़ी वजह ईरान के साथ जारी तनाज़ा और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की बंदिश बताई जा रही है। UAE के वज़ीर तावानाई सुहेल अल मज़रूई ने कहा कि ये फ़ैसला लंबी मुद्दत की पॉलिसी और तब्दील होती हुई एनर्जी ज़रूरियात के तहत लिया गया है ताकि मुल्क को ज़्यादा लचकदार पॉलिसी बनाने में आसानी हो। UAE ने गुज़िश्ता चंद सालों में अपनी तेल की पैदावार बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की है, लेकिन ओपेक में पैदावार और बरामदात के लिए कोटा मुकर्रर होता है। तंजीम से अलग होने की सूरत में UAE अपनी मर्जी के मुताबिक तेल की पैदावार और बरामदात कर सकता है। UAE खुद को एक मॉडर्न और फ्लेक्सिबल एनर्जी प्लेयर के तौर पर पेश कर रहा है, जहां तेल, गैस और रिन्यूएबल एनर्जी के दरमियान तवाज़ुन पैदा किया जा रहा है। कीमतों के तयन के लिए इज्तिमाई फैसलों की पाबंदी इस स्ट्रैटेजी में रुकावट बन सकती है। हालिया दिनों में तेल की पैदावार के अहदाफ और कटौतियों को लेकर UAE के सऊदी अरब के साथ इख्तलाफात भी सामने आते रहे हैं। ख्याल किया जा रहा है कि यही कशीदगी UAE के अलग होने की वजह बनी है। UAE एक बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है। अगर वो अलग होता है तो ओपेक की मजमूई ताकत और असर व रसूख कम हो सकता है और तंजीम की पैदावारी सलाहियत का तकरीबन 15% हिस्सा कम हो जाएगा। माहिरीन का कहना है कि अगर UAE आज़ादाना तौर पर ज़्यादा तेल पैदा करता है तो वो नई मंडियों का इंतखाब कर सकता है, कीमतों का तयन खुद कर सकता है और मुमकिन है कि डॉलर के अलावा दूसरी करेंसीज में भी तिजारत करे। अगर ये पेशरफ्त हकीकत बन जाती है तो इसके असरात सिर्फ तेल की कीमतों तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आलमी मईशत, एनर्जी सप्लाई और खलीज के खित्ते की जियोपॉलिटिक्स की सूरत हाल पर भी गहरा असर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।